अगला विषय है हमारा भाषा संप्रेषण के चरण। श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन एवं लेखन। हम इस पे विस्तार से बात करेंगे कि भाषा संप्रेषण के क्या क्या चरण होते हैं। ठीक है, सुनना, अभिव्यक्त करना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा संप्रेषण के चरण हैं। लेकिन इस पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि संप्रेषण दरअसल क्या है, संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं। जब हम इसे समझ लेंगे तो फिर श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन एवं लेखन, जो भाषा संप्रेषण के 4 चरण हैं, यानी कि भाषा इन 4 चरणों में संप्रेषित होती है। ठीक है, तो इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संप्रेषण क्या है। भाषा का जो विकास क्रम है, ठीक है, वह होता है सुनना, बोलना और लिखना। ठीक है, इस तरह से भाषा का विकास क्रम शुरू होता है। बच्चा सबसे पहले सुनता है कि घर में एक एक वस्तु के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसे वह ऑब्जर्व करता है, उस पर ध्यान देता है। ठीक है, और तब क्या करता है, वह भी उन शब्दों को बोलने लगता है। तो पहले वह सुनता है, फिर वह बोलता है, और जब वह थोड़ा और बड़ा हो जाता है और जब वह स्कूल में जाता है तो जिन शब्दों को उसने सुना है, रोटी, दूध, माँ, पापा, काका, उसे वह वर्तनी के रूप में लिखना सीखता है। तो लिखना उसके लिए आसान होता है क्योंकि पहले से वो शब्द क्या है, उसके लिए परिचित है। तो भाषा का जो क्रमिक विकास है, उसे अगर साधारण अर्थ में हम समझने की कोशिश करें तो उसके 3 चरण हैं, सुनना, फिर बोलना और तब लिखना। आई बात समझ में? अभी हमें यह समझना है कि संप्रेषण क्या है, और भाषा संप्रेषण के जो चरण है उसमें सुनना, अभिव्यक्त करना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसका क्या महत्व है और यह क्यों जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि संप्रेषण क्या है। ठीक है, अंग्रेजी में आप जिसे मोटे तौर पे कम्युनिकेशन समझते हैं, कि वार्तालाप, बातचीत, कम्युनिकेट करना, हिंदी में वही है संप्रेषण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, समजोड़ प्रेषण, जिसका अर्थ होता है ठीक से बोलना या ठीक से अपनी बात रखना। आई बात समझ में? प्रेषण संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है भेजना और उच्चारित करना। ठीक है, तो यानी कि संप्रेषण का मतलब है ठीक ढंग से भेजना या ठीक ढंग से उच्चारित करना, यानी कि अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ठीक ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत करना या दूसरे के सामने रखना, इसे हम कहते हैं संप्रेषण। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर भाषा में संप्रेषण का गुण न हो, यानी कि आपको भाषा तो आती है लेकिन उस बात को आप जो कहना चाहते हैं, आप जो किसी को बताना चाहते हैं, उसे ठीक ढंग से अगर आप नहीं बता सकें तो आपके पास चाहे कितना भी ज्यादा ज्ञान हो, कितनी ही अधिक सूचनाएं क्यों न हो, आपकी वह बात दूसरे तक अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए आप ये देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छे से अपनी बात संप्रेषित करता है, उसकी बात आसानी से आपको समझ में आ जाती है। और कोई व्यक्ति जो ठीक से बोल नहीं पाता है, बेशक उसके पास बहुत ज्ञान हो, बहुत सूचनाएं हो, लेकिन संप्रेषण की कला नहीं हो उसके पास, बोलने का तरीका और सलीका नहीं हो उसके पास, तो न तो उसे सुनना आपको अच्छा लगता है और ना ही उसकी बात आपको अच्छे से समझ में आती है। इसलिए आप समझ चुके होंगे कि सूचना, ज्ञान, भाव, अभिव्यक्ति या विचारों को ठीक ढंग से दूसरे तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण का बहुत अधिक महत्व होता है। आई बात समझ में? इसको आप ऐसे समझें कि आपको किसी को सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है, और जब कभी कोई बोलता होगा तो लगता है, मुंह खोलते हैं कि भाई बंद कर लीजिए मुंह आप अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में आपके मन में ये कल्पना उठती है कि आप कृपया अपना मुंह बंद कर लें, ठीक है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास सूचना नहीं है। बात बस इतनी सी हो सकती है कि उसके संप्रेषण का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता हो, या उसका संप्रेषण इतना आकर्षक नहीं होता होगा कि आप उसकी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। संप्रेषण की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब आप बोलें तो सामने वाला व्यक्ति कहे कि वो सुनते रहे, उसे सुनने में आनंद की अनुभूति हो, और जो कुछ भी संप्रेषित हो वह उसे आसानी से ग्रहण भी कर सके,
यही होता है संप्रेषण। यानी कि ठीक ढंग से अपने विचारों को, अपने भावों को और अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना, यही कहलाता है संप्रेषण। अब संप्रेषण समझ गए आप? ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भाषा के जो संप्रेषण जो होता है उसके चरण क्या है और उसमें उन चरणों का क्या क्या महत्व है। आई बात समझ में? सुनने का क्या महत्व है, बोलने का क्या महत्व है, अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, पढ़ने का, बोलकर पढ़ने का क्या महत्व है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संप्रेषण वह क्रियाकलाप है जिसमें विचारों, भावों का आदान प्रदान वक्ता और श्रोता के बीच में होता है। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं कि जीवन में संप्रेषण का बड़ा महत्व है। ठीक है, अगर आप संप्रेषित नहीं कर पाते हैं अपनी बात को, तो समझिए कि आप जीवन के बहुत सारे हिस्से आपसे छूट जाएंगे। आपके मन में कोई बात है, आपके मन में कोई भाव है, आप कहना चाहते हैं, लेकिन आप उसे संप्रेषित नहीं कर पाएंगे, तो आपके मन के भाव, आपके मन के विचार दूसरे तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप जो बात कहने जा रहे थे, आप जो बात किसी को बताने जा रहे थे, आप किसी विषय पर जो बोलने जा रहे थे, आपने जो कुछ भी सोचा था वो बहुत महत्वपूर्ण था और दूसरे के लिए लाभकारी भी था और यहां तक कि आपके लिए भी लाभकारी था। क्योंकि आप जब कुछ अच्छा बोलते हैं, आप जब कुछ अच्छा कहते हैं, तो सामने से आपको प्रशंसा मिलती है, सामने से आपको तारीफ मिलती है और वह प्रशंसा और वह तारीफ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उस प्रशंसा से आपका आत्मविश्वास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और आगे आप और बेहतर बोलने और कहने के लिए प्रयास करते हैं, कहने का प्रयास करते हैं। इसलिए संप्रेषित करें अपने आप को, बोलें, बात रखें, विचारों का आदान प्रदान करें। ठीक है, इससे सीखने, समझने में और चीजों पर निर्णय लेने में आपको सहूलियत होती है। आप एक बेहतर, आपका जो व्यक्तित्व है वह बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है, तराशे जाते हैं। आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितने अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उतना ही बेहतर आपका व्यक्तित्व होगा। संप्रेषण के कुल 4 प्रकार हैं। उसमें पहला जो प्रकार है वह है आत्मसंप्रेषण। आत्मसंप्रेषण का मतलब होता है अपने आप से बातचीत करना, खुद से कुछ कहना और खुद की सुनना। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही मन से जवाब आता है कि नहीं आता है? yes, होता है ऐसा? yes, जैसे लगता है कि आपके भीतर ही कोई और है, आपके सवाल भी हैं और आपके जवाब भी। तो स्वयं से स्वयं की बातें करना, खुद से खुद की बातें करना, मन में सोचना, मन में विचार करना, यह जो संप्रेषण का प्रकार है उसे हम कहते हैं आत्मसंप्रेषण। आपने एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट। आपने 3 इडियट फिल्म देखी है? उसमें आमिर खान क्या कहता है? कोई भी दिक्कत आए तो दिल पे हाथ रख के बोलो क्या? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना? हम लोग बहुत बोलते थे उन दिनों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप से ही क्या कर रहे हैं? बात करते हैं, अपने आप को ही समझाते हैं, अपने आप के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो संप्रेषण का वह प्रकार जिसमें कोई दूसरा न हो, आपकी आपसे मुलाकात हो रही हो, आपकी आपसे बात हो रही हो, आपके सवाल, आपके जवाब, आपकी भावनाएं, सब कुछ आपका। ठीक है, श्रोता भी आप हैं और वक्ता भी आप हैं। इस तरह का जो संप्रेषण है उसे हम कहते हैं आत्मसंप्रेषण। ठीक है बच्चों? yes, आ गया समझ में? yes, इसकी परिभाषा खुद लिख लेंगे। yes, संप्रेषण का जो दूसरा प्रकार है वह होता है अन्य लोगों के साथ बातचीत। ठीक है, जैसे कि आप हैं और आपके साथ और सारे लोग हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं? आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो उस बातचीत में क्या हो रहा है? आप अपने विचार दूसरों से साझा कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास अगर किसी विषय से जुड़ी हुई जरूरी सूचनाएं हैं उसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं। आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जहां सिर्फ आप अकेले नहीं हैं और आप दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार, अपनी भावनाओं का, अपनी सूचनाओं का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो संप्रेषण का दूसरा जो प्रकार है वह आता है अन्य लोगों के साथ बातचीत। ठीक है बच्चे? संप्रेषण का जो तीसरा प्रकार है वह है सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण जैसे कि हमारी क्लासरूम, हमारा यह क्लासरूम जो है यह भी एक सामूहिक संप्रेषण का हिस्सा है।
मैं अकेले बोल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, और इतने सारे समूह, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हुए, सब क्या कर रहे हैं, उस बात को सुन रहे हैं। सामूहिक संप्रेषण में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समूह, इसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं होते, इसमें समूह होता है। और जो वार्तालाप या चर्चा जो होती है या जो संवाद होता है वह समूह में होता है। जैसे कि मैं यहाँ हूँ क्लासरूम में, आप लोग इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जिस विषय पे बातचीत कर रहा हूँ, वह उस विषय पे आप सब मुझे सुन रहे हैं, और आप भी अपनी बातचीत यहाँ रख रहे हैं, या अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, या अपने मन की बात आप कोई कह रहे हैं। तो ऐसा विषय जो समूह में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसपे समूह सामूहिक ढंग से जिसपे बातचीत चल रही हो, चर्चा हो रही हो, परिचर्चा हो रही हो, वह जो संप्रेषण होता है वह सामूहिक संप्रेषण का हिस्सा होता है। जैसे कि कोई कवि गोष्ठी हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है जिसमें बहुत कोई एक विषय है जो सबकी रुचि का विषय है, और उस पर सब लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो संप्रेषण होता है उसे हम सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। आई बात समझ में? और चौथा और अंतिम प्रकार जो संप्रेषण का प्रकार है और अंतिम प्रकार है, वह है जन संचार अथवा जन संप्रेषण। फेसबुक खोलते हैं आप, ठीक है, टेलीविजन आप खोलते हैं, अखबार आप खोलते हैं, उसमें एक सूचना है और वो सूचना का क्या हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो आप जब सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं अपने, तो उसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाती है, ठीक है। वहां कोई वीडियो आप देखते हैं, आप यूट्यूब खोलते हैं, कोई वीडियो आपको देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, लाइव, यानी कि दो जीवंत व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि टेलीविजन पे आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन टीवी आप क्या कर रहे हैं, उपकरण पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं होता है, लेकिन फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा होता है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो देखते हैं आप, तो बताने वाला व्यक्ति तो आपके सामने लाइव तो नहीं है ना, ठीक है, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपके सामने है, लेकिन जनसंचार के माध्यमों से जो सूचनाएं, जो संवाद, जो बातचीत आप ग्रहण करते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप ग्रहण करते हैं, वह आता है संप्रेषण के चौथे और अंतिम चरण में, जन संचार अथवा जन संप्रेषण में बहुत बड़े व्यापक समूह पे सूचनाएं और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाता है। ठीक है बच्चे, स्पष्ट है? संप्रेषण समझ लिया क्या है? संप्रेषण के प्रकार आपने समझ लिया, ठीक है। और अब हम किस पे बात करने वाले हैं? संप्रेषण के चरण, ठीक है। भाषा संप्रेषण का जो सबसे प्राथमिक और जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह है श्रवण, जिसे हम सुनना कहते हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। पहले हम सुनते हैं, ठीक है, सुनने के बाद एक एक वस्तु के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वह हमारे ध्यान में आता जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। तो सुनना वह प्राथमिक चरण है या वह बुनियादी तत्व है जिससे भाषा संप्रेषित होती है। अगर कोई बोलने वाला व्यक्ति हो और उसे सुनने वाला व्यक्ति ही नहीं हो, तो क्या उसकी बातचीत, उसके संवाद, उसके विचार और उसकी भावनाएं संप्रेषित होंगी? नहीं होंगी। सुनने वाला ही कोई नहीं। आप दीवार से बोलिए, दीवार सुनेगा? सुनने में क्या होता है कि जब आप सुनते हैं तो सुनने के बाद कही गई बातों के अनुरूप आप चीजों का मूल्यांकन करते हैं, अपने तर्क रखते हैं, या कही गई बातों से आप बहुत सारी चीजें सीखते और समझते हैं। तो सुनना या श्रवण वह प्राथमिक चरण है संप्रेषण का, जिसके बगैर भाषा आगे संप्रेषित नहीं हो सकती है, ठीक है। आप देखें कि अगर आप अच्छे से सुनते हैं शब्दों को, भावों को, विचारों को, वाक्यों के उतार चढ़ाव को, सुर लहरियों को, तो हमेशा ये कहा जाता है कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। ऐसा अक्सर होता है कि अगर आप अच्छे श्रोता हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो धीरे धीरे आप एक अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनते हुए आप एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं, एक एक वाक्य पर ध्यान देते हैं, कैसे बोला जा रहा है, शब्दों का उतार चढ़ाव, क्रम, सुर लहरी, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आई बात समझ में? तो सुनना वह प्राथमिक चरण है भाषा संप्रेषण का, जिसके बगैर
भाषा संप्रेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? अब देखिए, श्रवण का महत्व ज्यादा है। श्रवण का क्या महत्व है? अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि श्रवण का महत्व क्यों है। अगर आप अच्छे से सुनते नहीं हैं, अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो आप अपने सामने भाव, विचार या सूचना या ज्ञान का जो भी स्रोत आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसे आप गंवा देते हैं, उसे आप खो देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, मन को एकाग्र करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि क्लास में मैं संप्रेषण के बारे में बता रहा हूं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग का दिमाग अभी कहीं और संप्रेषित हो रहा होगा, ठीक है, कहीं और विचरण कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने सुना ध्यान से कि संप्रेषण क्या है, उनके लिए इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी और एक महत्वपूर्ण कारक है अगर आप अपने भाषा संप्रेषण के कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है बच्चे? इसके बाद आता है दूसरा चरण, वह है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है ठीक ढंग से, अच्छे तरीके से अपनी बात को दूसरों के सामने रखना। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। मनुष्य जब बोलता है तो वह अपने मनोभावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट भी करता है, लेकिन उसके प्रकट करने का तरीका अगर अच्छा नहीं होगा, अगर बेहतर नहीं होगा, तो वह प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, ना ही सुनने वाले के मन में वह अपनी जो बोल रहा है उसके लिए रुचि पैदा कर सकेगा। अगर उसकी भाव भंगिमा अच्छी होगी, अगर उसके बोलने का तौर तरीका अच्छा होगा, उसके शब्दों में ताकत होगी, उसके विचारों में ताकत होगी, उसकी अनुभूतियों में ताकत होगी, और उन तमाम तरह की ताकतों को संजो करके वह ठीक ढंग से अभिव्यक्त कर पाएगा, तो वह अच्छा वक्ता होगा, उसे सब लोग सुनना चाहेंगे। है बात समझ में? तो अभिव्यक्ति का महत्व भी इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है कि अगर आप ठीक ढंग से अपनी बातचीत को, अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो श्रोता या सुनने वाले के ऊपर आप गहरा प्रभाव भी छोड़ पाएंगे। अभिव्यक्ति के मूलतः दो तरीके होते हैं, एक अभिव्यक्ति मौखिक भी होती है और अभिव्यक्ति लिखित भी होती है। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति ज्यादा प्रभावकारी होती है, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है, उसकी भाव भंगिमा, उसके चेहरे के भाव, उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ हमारे सामने होता है। जबकि लिखित अभिव्यक्ति में व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, सिर्फ उसके जो विचार हैं, उसके जो भाव हैं, वह लिखित रूप में हमारी आंखों के सामने होते हैं। ठीक है बच्चे? संप्रेषण का जो तीसरा चरण है वह होता है वाचन। ठीक है? वाचन संस्कृत के वाक धातु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी, शब्द अथवा कथन। यह अर्थों में वाचन का अर्थ होता है पढ़कर सुनाना। ठीक है? पढ़कर सुनाना, यानी कि कोई भी विषय वस्तु जो पाठक के सामने प्रस्तुत है उसका वह वाचन करता है, पढ़ करके सुनाता है। ठीक है? सामान्यतया वाचन का अर्थ होता है सस्वर पाठ करना, यानी कि स्वर के साथ, उतार के साथ, चढ़ाव के साथ उसका पाठ करना। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं कि वाचन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह जितना सही होगा वाचन, यानी कि पढ़कर सुनाने वाला जो व्यक्ति होगा वो जितने सही और अच्छे तरीके से पढ़कर सुनाएगा, सुनने वाले के मन में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, वह विषय को ठीक से समझ पाएगा। जैसे कि आप लोग कबीर के पद पढ़ते हैं ना क्लासरूम में, ठीक है? तो उस पद को मैं साधारण ढंग से बोल के पढ़ाऊं और उस पद को हम गाकर पढ़ें, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? yes, जब हम गाकर पढ़ते हैं तो ज्यादा आनंद आता है, चीजें हमारे समझ में ज्यादा आती हैं। तो अभिव्यक्ति का जो तीसरा चरण है वाचन, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वाचन के दौरान शुद्धता होनी चाहिए, उच्चारण में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है? शब्दों का उतार चढ़ाव, स्वर, इन सब चीजों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर आ जाती हैं, आप शुद्ध वाचन करते हैं, ठीक से बोलते हैं, उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं, तो आपके संप्रेषण की कला और बेहतर हो जाती है। आपकी बात, पढ़ी गई बात जो आप पढ़कर सुना रहे हैं, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है।
ठीक है बच्चे। भाषा संप्रेषण का चौथा और अंतिम चरण जो है वह है लेखन। ठीक है, ये अभी अभिव्यक्ति का ही एक हिस्सा है, जिसमें कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक भी और लिखित भी। लेकिन भाषा संप्रेषण के चरण में लेखन का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि आप अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कितने अच्छे तरीके से लिख करके प्रस्तुत करते हैं। आप सब परीक्षा देते हैं ना, तो किसी को बहुत अच्छा अंक आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, ठीक है ना, किसी को बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को कितने अच्छे से आपने लिख करके प्रस्तुत किया, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लेखन कौशल कितना अच्छा है। तो लेखन में व्यक्ति को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सही तरह से शब्दों का, वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वर्तनी के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए। यहाँ आप लेखन को भी दो रूपों में देख सकते हैं, एक रचनात्मक लेखन और एक व्यवहारिक लेखन। रचनात्मक लेखन में सारा साहित्य आ जाएगा, गद्य हो, पद्य हो, नाटक, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, उपन्यास, ये सारी चीजें रचनात्मक लेखन में आएंगी। और दूसरा व्यवहारिक लेखन, जो कि कार्य व्यवहार में, दिन प्रतिदिन के जो आपके कार्य व्यवहार होते हैं उसमें जो आप लेखन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए लेखन का महत्व क्यों ज्यादा बढ़ जाता है कि जब कोई साहित्यकार, लेखक रचनात्मक साहित्य लिखता है, कहानी लिखता है, कविता लिखता है, ठीक है, तो वह सामने उपस्थित नहीं होता है, वह बोल नहीं रहा होता है, लेकिन उसके लेखन की शक्ति ही है, लेखन की ताकत ही है कि एक बार जब आप किसी बड़ी और श्रेष्ठ रचना को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू से अंत तक पहुंचे बगैर आप उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि उसका लेखकीय कौशल आपको अपने साथ लेकर बहता चला जाता है। आप सब छात्रों को चाहिए कि आप एक बार गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ें, किशोर जीवन का की प्रेम कहानी है वह, और उस उपन्यास को आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक पन्ना अगर आपने पढ़ा तो आप उस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते अंत तक पहुंचेंगे। तो यह है लेखन कौशल की रुचि। ठीक है, और रचनात्मक लेखन जो होता है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि वह हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी विरासतों को भी संजो करके रखता है। जैसे कि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, अगर वो लिखे नहीं गए होते तो मौखिक रूपों में उनका पता नहीं, उनकी कहानियों में कितना कुछ बदलाव आ गया होता। ठीक है, लेकिन वह लिखित रूप में हमारे पास सुरक्षित है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको क्या करती है, पढ़ती है। अगर वो सारे रचनात्मक साहित्य, गीता, पुराण, महाभारत, रामायण लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होते तो क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनका महत्व, उनका विषय, वो सारी चीजें हम जान पाते? क्या नहीं जान पाते। तो इसीलिए लेखन का भी अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जाना कि आज संप्रेषण क्या है, ठीक है, संप्रेषण के प्रकार क्या क्या है और भाषा संप्रेषण के क्या क्या चरण है और प्रत्येक चरण का क्या महत्व है, उसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है बच्चे, परीक्षा में जब ये प्रश्न आए तो जरा भी नहीं घबराना है आपको। आपको पहले संप्रेषण बताना है, ठीक है, क्या है, फिर संप्रेषण के चरण बताने हैं और जितने आसान शब्दों में आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैं आप लोगों से बार बार ये कहता हूं कि हमेशा प्रयास करिए कि आप खुद समझकर चीजों को लिखने की कोशिश करें। इसका फायदा आपको दिखेगा, आपके सोचने समझने की ताकत विकसित होगी। रटेंगे नहीं, आप रट्टामार विद्यार्थी नहीं बनेंगे, तो रट्टामार विद्यार्थी मत बनिए। ठीक है, प्रयास करिए कि खुद समझेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, और इसके लिए इसलिए मैं करता हूं कि मैं आपको वीडियोस बना देता हूं कि जब कभी भी मन करे जाइए, फ्री हैं, और ये तो वीडियोस जैसे नोट्स बने हैं तो क्या करिए, सोते समय जाइए, कान में हेडफोन लगाइए और सुनते सुनते सो जाइए। ठीक है, प्रवचन की तरह, कथा की तरह। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। आप सब ने इतनी लंबी क्लास, लगभग 1 घंटे से ऊपर ही क्लास हो गई ना? इतने धीरज के साथ आपने सुना मुझे और आपने पढ़ा, आप सबके प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि पढ़ने की जो ललक है आपकी, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। आइए अब हम धूप में चलेंगे और मैदान में हम खेलेंगे। ठीक है।